हेलो, कैसे हैं आप सब? हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो प्लीज़ पूरा सुनें और जो कुछ आपके जीवन को बेहतर बना सके ऐसा कुछ इस वीडियो से मिले तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। तो मैं अब इकिगाई बुक के चैप्टर नंबर 3 पे बात करूँगी, जो कि है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, कि आप कैसे अपने उद्देश्य को समझकर अपना लंबा और बेहतर जीवन जी सकते हैं। यहाँ पहले हम लोगोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। लोगोथेरेपी का जो डेवलपमेंट है या प्रतिपादन है, विक्टर फ्रैंकल ने किया था, जो कि एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे। और उनका आधार, लोगोथेरेपी का जो आधार रखा उन्होंने, कि किसी व्यक्ति की प्राथमिक प्रेरक शक्ति जीवन में एक अर्थ खोजना है, यानी कि उसके जीवन का मीनिंग खोजना है। यह आपके जीवन जीने के कारण को समझने में सहायता करती है। और विक्टर ने एक स्टडी में पाया कि 80% लोगों का विश्वास था कि मनुष्य को जीने के लिए रीजन्स चाहिए। लोगोथेरेपी का प्रयोग मनोवैज्ञानिक कुछ विशेष मरीजों के ऊपर प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी के जीवन में उद्देश्य की कमी है और वह अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहता है, एंग्जाइटी से पीड़ित है, उसको खालीपन महसूस होता है, एम्प्टीनेस, बाधाओं और दुख को पार पाना चाहता है, तो फ्रैंकल कहते हैं कि किसी व्यक्ति से प्रत्येक वस्तु छीनी जा सकती है, लेकिन एक वस्तु जो अंत तक उसके साथ रहती है वह उसकी अपनी सोच, यानी कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसका अपना एटीट्यूड ही उसके अपने रास्ते का चयन करता है। आपको किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया जाए, लेकिन आपका अपना एटीट्यूड आपको सर्कमस्टांसेस में आपको कैसा बिहेव करना है ये डिसाइड करता है। फ्रैंकल कहते हैं कि अपने लिए लड़े। जब तक हमारे पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता तो हमारे खुद के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाता है। यहाँ पर नीट्शे की एक प्रसिद्ध कहावत है कि मानव की स्वयं की खोज के, जो कि मानव की स्वयं की खोज के विषय में है। नीट्शे कहते हैं कि जिसके पास जीने के लिए वाई है, वाई माने क्यों है, उसे क्यों जीना है, तो वे किसी भी हाव, यानी कि कैसे जीना है, किस परिस्थिति में जीना है, उसको सहन कर सकते हैं। आज हम एक तो अपने खुद के अस्तित्व के संकट में हैं, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वहीं हम सब कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, और स्वयं को जान ही नहीं पाते। और जब विक्टर ने इस चीज़ पर रिसर्च किया अपने पेशेंट्स पर, तो उन्होंने पाया कि उसके 55% जो पेशेंट थे वो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को एम्प्टी बताया फ्रॉम विद इन, कि उनके पास कोई पर्पज़ ही नहीं है। यहाँ विक्टर फ्रैंकल कुछ केस स्टडी का भी उदाहरण देते हैं। एक केस स्टडी वो स्वयं पर ही देते हैं। विक्टर को जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था। ये हिटलर के शासन के दौरान जो नाजियों द्वारा उत्पीड़न किया गया था, विशेषतः यहूदी समूह के लोगों के ऊपर। तो विक्टर ने वहाँ पर अपने भविष्य की प्लानिंग करके और उनको पेजों पर उतारा, और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये उसके जीने का उद्देश्य बने और वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। और बाद में जब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पाया, विशेषकर उन लोगों पर जो उस सिचुएशन से निकल के आए थे, कि उनके पीछे कोई ना कोई उनके जीवन का उद्देश्य था जो उन्हें उनके फ्यूचर की तरफ खींच रहा था, जिससे वो इस सिचुएशन इन कंसंट्रेशन कैंप में सर्वाइव कर पाए। दूसरा वो उदाहरण देते हैं एक सुसाइडल मदर का, जो बार बार आत्महत्या के बारे में सोच रही थी। इनके 2 बेटे थे। एक बेटा दिव्यांग था, अपाहिज, और दूसरा बेटा इनका स्वस्थ था, जो 11 वर्ष की आयु में अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। और ये लेडीज़ इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि कहीं ना कहीं इनके मन में एक सुसाइडल थॉट क्रिएट होने लग जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं जो इनके दिव्यांग बेटे थे, उनका अपना एक पर्पज भविष्य के प्रति दिमाग में चल रहा था। और जब इन लेडी का साइकेट्रिक
टेस्ट किया गया तो पाया कि इन्होंने अपने पास्ट में जितनी भी चीज़ें की थी उनसे काफ़ी संतुष्ट थी, और लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उनके जीवन का उद्देश्य है, उन्हें नहीं मरना है। तो इस तरह से फ्रैंकल ने अपनी थेरेपी से हमारी इकिगाई को ढूंढने में हेल्प की। नेक्स्ट राइटर एक और थेरेपी का उदाहरण देते हैं, मोरिटा थेरेपी। इस मोरिटा थेरेपी का जो प्रतिपादन किया था वो थे साइकोथेरेपिस्ट सोमा मोरिटा, जो जापान के थे। मोरिटा थेरेपी में मरीज को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय उनको समझने में सहायता की जाती है कि जब तक उनके एक्शन के द्वारा उनकी फीलिंग ना बदल जाए तब तक आप अपने इमोशंस पर काम करें। यह एक नए इमोशन बनाने पर जोर देती है जो आप अपने एक्सपीरियंस और रिपीटिशन के द्वारा बना सकते हो। यानी कि आपने जो एक्सपीरियंस किया, बार बार उन एक्सपीरियंसेस की रिपीटिशन जो हो रही है उससे आपके वेरियस काइंड ऑफ इमोशंस निकल के आ रहे हैं। तो मोरिटा कहती है कि फीलिंग्स के मैटर में आपको धनी और दयालु होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर ढेरों फीलिंग्स होनी चाहिए और उन फीलिंग्स के प्रति आपको काइंड होना चाहिए। मोरिटा नेगेटिव फीलिंग से मुक्ति पाने के लिए एक सुझाव देती है, लेटिंग गो, यानी कि जाने दो। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, उनको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है, और आइडिया को फॉलो करने के लिए कहती हैं। और यहाँ पर मोरिटा थेरेपी के कुछ नियम दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट नियम है एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, यानी कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करें। एक जैन कहावत है, यदि हम एक लहर को दूसरी लहर से छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो हम एक अनंत सागर में समाप्त हो जाएंगे। यह सेम हमारी फीलिंग्स पर होता है। अगर एक फीलिंग को दूसरी फीलिंग से तोड़ने की कोशिश करें तो हम इस फीलिंग्स रूपी, इमोशंस रूपी समुंदर में कहीं ना कहीं विलीन हो जाएंगे। हम फीलिंग्स को बनाते नहीं हैं, वो सिंपली हमारे पास आती हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक वियतनामी सन्यासी की एक कहावत है, यानी कि उन्होंने फीलिंग्स के बारे में जो महसूस किया वो लिखा था। उनका नाम है नेहात हान। वो सॉलिट्यूड एक फीलिंग, यानी कि एकांतवास की जो फीलिंग है उसको इतने अच्छे से एक इंडिविजुअल के रूप में कैरी करते हैं और कहते हैं, हेलो सॉलिट्यूड, आप कैसे हैं? आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूँगा। यानी कि इस फीलिंग को वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह रख रहे हैं। सेकंड है डिस्कवर योर लाइफ पर्पज, यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य साफ होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य साफ है तो आप प्रत्येक इमोशंस के दौरान जीवन के बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। आगे जो मोरिटा थेरेपी है उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। नंबर 1 स्टेप है एकांत और आराम। ये भी 5-7 दिन का होता है, जैसे सेम लाइक अपना बुद्धिस्ट विपासना होती है, सेम इसमें दुनिया से पूरा कनेक्शन समाप्त कर दिया जाता है। सेकंड है लाइट ऑक्यूपेशन थेरेपी। इसमें मरीज को एक काम को रिपीटेड दिया जाता है, बार बार रिपीटेडली आपको वही काम करना है। इसमें भी उसको सोसाइटी से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना है। थर्ड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि इसके अंदर उसको कुछ शारीरिक हलचल करने की छूट दी जाती है और वो अपने आसपास के लोगों से कुछ इंटरेक्ट कर सकता है। और लास्ट फेज है रिटर्न टू सोशल लाइफ एंड रियल वर्ल्ड, यानी कि उसको वास्तविक जीवन में वापस से आने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ मोरिटा एक और मेडिटेशन का नाम देती है जिसे वो कहती है नेकैन मेडिटेशन, और इसे मोरिटा आत्मनिरीक्षण मेडिटेशन कहती है। और इसमें इंडिविजुअल से स्वयं के बारे में कुछ सवाल पूछती हैं। वो कहती है हर किसी को अपने से कुछ सवाल पूछने चाहिए। मान लो कोई पर्सन है एक्स, तो आपको पूछना है कि इस एक्स व्यक्ति से मैंने क्या प्राप्त किया और एक्स व्यक्ति को मुझसे क्या प्राप्त हुआ। मैंने एक्स व्यक्ति को क्या तकलीफ़ें दी और इस एक्स व्यक्ति ने मुझे क्या तकलीफ़ें दी। यहाँ पर मोरिटा कहती है यदि बाई चांस एक्स व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं
तो आपको एक्स के प्रति इतनी इंटेंस नफरत हो जाएगी कि आप उससे लड़ना चाहोगे। और यदि आपने 3 दिन का समय बिता दिया इस विषय में सोचते हुए, तो मोरिटा कहती है कि आपके अंदर यह इंटेंस लड़ने की जो शक्ति थी ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये दोनों थेरेपी हमारे रीज़न फॉर बीइंग को ढूंढने में बहुत सहायक हैं, जो राइटर ने हमें दी। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। नेक्स्ट चैप्टर लेकर अगले दिन आऊँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।